चलो हेडिंग डालो घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्या होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक, दूसरा होता है गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, इसका डेफिनेशन ऑफ प्रश्न है, डेफिनेशन कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये क्यों जरूरी है, बस वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि इन सब वैल्यू का इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है, और दूसरा होता है गतिक घर्षण गुणांक। लिख लो, दोनों लिखो पहले। घर्षण गुणांक वाला हेडिंग स्थैतिक घर्षण गुणांक लिखो, फिर लिखवा रहा हूँ छोटा छोटा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का डेफिनेशन क्या कहता है, जो सीमांत घर्षण बल होता है, सीमांत घर्षण बल कौन सा है, एफएस, यह अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, एफएस क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती। आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया बल बोलते हैं ना, तो उसी को अभी क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एकदम मेन एक्सिस जो होता है ना उसके सीधे में आता है। ये वाला क्या होता है, ये मेन एक्सिस है, ठीक है, तो मेन एक्सिस से जो सीधे पॉइंट में आता है उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और चूंकि अभिलंब की लाइन में क्या है, प्रतिक्रिया बल है आपका, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, और एफएस क्या है, ये क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एफएस क्या है, स्थैतिक बल है आपका। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एफएस है ना, किसके बराबर अनुक्रमानुपाती होता है, आर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एफएस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर। अगर मेरे को प्रोपोर्शनल का टाइम साइन हटाना हो अनुक्रमानुपाती का, तो साइन हटाने पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक क्या लग जाएगा, अनुपातिक नियतांक लग जाएगा। ठीक है, अभी प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहा हूँ मैं, देखना, तो एफएस, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, म्यू एस आर। ठीक है, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में ज्ञात कर रहे हैं ना, तो एफएस क्या होता है, एफएस के रिस्पेक्ट में ज्ञात कर रहे हैं, या फिर म्यू किसके रिस्पेक्ट में होगा, एस के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये म्यू क्या है, अनुपातिक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के नियतांक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर घर्षण गुणांक के लिए म्यू का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर म्यू इक्वल टू लिखूँ मैं, तो आर को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं म्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अनुपातिक नियतांक, प्रोपोर्शनल का साइन है, अनुक्रमानुपात। अब ये गुटका है, यहाँ पे देखो ये गुटका रखा हुआ है ना, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, वही डायग्राम है। अरे लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका है, हाँ, लकड़ी का छोटा सा गुटका है, रखा हुआ है, तो इसके अलग अलग कंडीशन में बल कार्य करते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये गुटका इस तरफ ट्रांसफर होगा, गुटका क्या होता है, अगर इस दिशा में जाता है, ठीक है, तो घर्षण उसकी किस दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है कि नहीं लगता है। तो एफएस क्या है, घर्षण बल है। क्या है, घर्षण बल। ठीक है, ये आपको मुख्य बल है, क्योंकि उस दिशा में गुटका जा रहा है, तो घर्षण हमेशा किस दिशा में लगता है, गति की विपरीत दिशा में लगता है कि नहीं लगता है। साइकिल में चलाते हो, साइकिल आगे कब बढ़ता है, जब घर्षण उसके विपरीत दिशा में लगता है। अगर घर्षण बल समाप्त हो जाएगा, साइकिल नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो एफएस क्या है, विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, और बल इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि गुटके को उस तरह खींच के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर में क्या होता है, जो गुटका होता है उसका पूरा भार नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, और इस भार को मेंटेन करने के लिए प्रतिक्रिया बल किधर लगता है, ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है। लेकिन स्थैतिक घर्षण गुणांक के अंदर क्या होता है, जो एफएस होता है, जो बल लग रहा है, वो घर्षण बल जो लग रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि प्रोपोर्शनल होता है। तो एफएस प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ, यहाँ पर एक अनुपातिक नियतांक लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे म्यू, या फिर म्यू एस बोल रहे हैं, क्योंकि एफएस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ले सकते हैं, बट इस पूरे चक्कर में आपको घर्षण गुणांक के लिए म्यू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हर जगह। या फिर स्थैतिक घर्षण गुणांक है, तो क्या ले रहे हैं, स्थैतिक का मतलब इंग्लिश में इसको स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक के सामने का ऐसा ना, यहाँ पर क्या ले लिए, म्यू एस ले लिए। ठीक है, अगर गति के बारे में बोलेंगे, तो गति घर्षण गुणांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैनेटिक गति को। क्या बोलते हैं, कैनेटिक। यहाँ पर हम लोग म्यू एस की जगह क्या लेंगे, म्यू के लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये म्यू एस क्या है, एक नियतांक है, नियतांक। ठीक है, म्यू क्या है, म्यू एक नियतांक है,
और ये म्यू एस है, ठीक है। ये म्यू एस दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा आपको, स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। यही म्यू क्या है, नियतांक है, लेकिन इस कंडीशन में इसको स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। दूसरी चीज होती है गतिक घर्षण गुणांक। गतिक घर्षण गुणांक में भी सेम चीज है। जो गतिक बल होता है, गतिक फ्रिक्शन की बात करें ना, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया का प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ के प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन का साइन में काटता हूँ तो क्या हो जाएगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के, क्योंकि आप हाँ ठीक है। तो म्यू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ के आर, ठीक है। तो ये किसका मान निकल गया, गति घर्षण गुणांक का। इधर ध्यान देना, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण का डेफिनेशन क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया। ध्यान देना, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे लैम्डा कहते हैं। अब ध्यान दो, एफएस क्या है, नहीं, सीमांत घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण। सीमांत क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये एफएस कहाँ पे लगता है मैं बता रहा हूँ, ये गुटका है ना, दिख रहा है गुटका, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरफ खींचता हूँ तो एफएस कहाँ पे लगेगा, ये देखो यहाँ से, ये जो सरफेस दिख रहा है ना, दिख रहा है ये वाला सरफेस जहाँ पे गुटका रखा हुआ है, इस सरफेस पे लगता है घर्षण, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कहीं नहीं लगता है, गुटका जहाँ से स्लाइड होता है, खसकता जहाँ से है, वहाँ पे क्या लगता है, सीमांत घर्षण लगता है, एफएस, जिसको आप लोग घर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, ये एफएस कहाँ पे लगता है, गुटके के जस्ट निचली सतह में, मतलब दो सरफेस है उसके कांटेक्ट में क्या लगेगा आपका, सीमांत घर्षण लगेगा, जिसको आप लोग घर्षण भी बोलते हैं। तो एफएस क्या है यहाँ पर, सीमांत घर्षण है, उसी को हम लोग घर्षण भी कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान देना, तो इधर क्या होता है, अगर मैं इसको एफ बल से खींचता हूँ तो विपरीत दिशा में क्या लगेगा, मेरा सीमांत घर्षण लगेगा या फिर घर्षण लगेगा। तो यहाँ पर अगर ये बॉडी रखा हुआ है तो बॉडी का पूरा वेट किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है ना। तो बॉडी का वेट मतलब पूरे बॉडी का भार, ठीक है। तो भार को किससे दर्शाते हैं आप लोग, डब्ल्यू से, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इस भार को मेंटेन करने के लिए ऊपर एक क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर। अब देखो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बढ़ाता है। तो मुझे बताओ, ये हो गया सीमांत घर्षण एफएस और ये क्या हो गया, अभिलंब प्रतिक्रिया हुआ ना। तो इन दोनों के बीच में एक लाइन खिंचाई, यही तो होगा परिणामी, होगा कि नहीं होगा, पहले भी बताया हूँ मैं ये चीज। ये देखो ऐसा बनाते थे, यहाँ से एक लाइन निकलता था, जिसको हम लोग परिणामी बोलते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेक्टर में पढ़े होगे, बताया हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका परिणामी। तो यहाँ पर यही बोला गया है, प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, यहाँ पर ये परिणामी है ना, ये इसके साथ लैम्डा कोण बना रहा है, मैं मान के चलो कितना कोण, लैम्डा कोण बना रहा है, ठीक है। तो कोण बनाते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं, इसी को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। इसको लैम्डा को क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं, और इसी के लिए हम लोग पूरा व्यंजन ज्ञान करने वाले हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, इसको ओनली ऐसे ही याद रखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही लिखो और इसको ऐसे ही याद रखो। अब ध्यान देना, यहाँ पर इस कंडीशन में डायग्राम को देखने पर आपको क्या क्या फील होता है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो डायग्राम देख के क्या क्या फील होगा, जो भी वर्डिंग बताया हूँ वही पूरा वर्डिंग यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर क्या है, एक लकड़ी का गुटका है, जो दिख रहा है क्या है, लकड़ी का गुटका। गुटका मतलब लकड़ी का छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो गुटके पर 4 बल कार्य रहते हैं। कौन कौन से बल, जो बताया वही, अभी जो बताया उसी वर्डिंग में लिखना है। गुटके का भार एम जी नीचे की ओर, तो ये क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी लिखा हूँ, गुटके का भार है ना, गुटके का भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, ये कभी भूलोगे नहीं, आसानी से याद रहेगा। दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया आर ऊपर की ओर, ये भी वही है, अभी जो वर्डिंग बताया, लिख लोगे नहीं, समझ में आ रहा है, भूलोगे नहीं, कभी डायग्राम देख के ऑटोमेटिक याद आएगा। नेक्स्ट बाएं वाले जाएंगे, तो अगर इस गुटके को मैं इस तरफ से खींचूंगा, मतलब गुटका इस तरफ मूव होगा, तो अभी वो अभिलंब मतलब क्या बोलते हैं इसको, एफएस जो है, तो किधर लगेगा, विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, दाईं ओर। देखो बाएं वाले दाईं ओर, इस कंडीशन में क्या होगा, मेरे भाई इस कंडीशन में खड़ा हो, तुम लोग भी बैठे हो, तो ये दाईं ओर है कि नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, बाएं वाले दाईं ओर। तो अगर बाएं बल दाईं ओर लग रहा है, ठीक है, बल किधर लग रहा है, दाईं ओर, मतलब गुटका किधर जा रहा है, दाईं ओर, तो घर्षण किधर होगा, मतलब बाईं ओर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखूँ मैं, घर्षण बल एफ बाईं ओर, एफ बाईं ओर, ठीक है। तो ये चारों वर्डिंग लिखना है, यहाँ पर टोटल 4 प्रकार रहते हैं, और चारों के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का है, तो अगर इसको हटा दोगे तो नहीं चलेगा काम, यहाँ पर बताना ही पड़ेगा आपको कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको नहीं हटा सकते,
ठीक है, यही रीजन था किसको मैं डिलीट नहीं किया, मतलब बेटे आएंगे इसलिए। चलो अब देखो डायग्राम, अब डायग्राम देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि OC FS और R का क्या है, परिणामी है। यहाँ से देख के समझ में आ रहा है नहीं कि ये यहाँ से O और C जो लाइन दिख रहा है मैं दर्शाया हूँ, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या दर्शा दिया, A लिख दिया हूँ, इस पॉइंट को B लिख दिया हूँ, ये वाला पॉइंट पहले से C है, ये परिणामी खींचे थे, परिणामी को इधर वाले डॉटेड लाइन से मिला दिए, इधर वाले डॉटेड लाइन से मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया टाइप का, बना कि नहीं बना, देखो ना चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजा होनी चाहिए है नहीं, तो इसकी 4 भुजा है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा हुई, चौथी भुजा हुई कि नहीं हुई, सभी को लेके करके सेंटर पॉइंट को तो हमेशा वही बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया, O इसको मैं दे दिया A, इसको दे दिया C और इसको क्या दे दिया B, ठीक है। तो इस टाइप का है, यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी लिखा है क्या लिखा है, OC FS और R का क्या है, परिणामी है। तो यहाँ से आपको पता ही होगा ये FS है, ये R है, तो इसका परिणामी क्या है, OC है कि नहीं पहले पढ़ रहे हैं। देखो ये R है, ये क्या है FS, और यहाँ से ये लाइन खींचेगा क्या है, इसका परिणामी है। तो इसको मैं किससे दर्शाया हूँ, इस वाले पॉइंट को O बोला हूँ, इस वाले पॉइंट को C बोला हूँ, बोला कि नहीं बोला हूँ। यहाँ पर यही तो लिखा है OC FS और R का क्या है, परिणामी है, ठीक है, परिणामी है, यही तो बोला गया है ना, नहीं बोलने पड़ा, अभी तो बताया था मैं कि ये परिणामी है सेंटर में। R ये है उसको लैम्डा बोलते हैं। परिणामी R, देखो यहाँ से एक लैम्डा कौन बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में परिणामी है, अभी बता शुरू से बता रहा हूँ। ये R वाला लाइन दिख रहा है बिना प्रतिक्रिया, और FS घर्षण बल, इन दोनों के बीच में ये परिणामी वाला लाइन है कि नहीं है। तो OC क्या है, इसका परिणामी लाइन है, यहाँ पे वही लिखे हम लोग OC FS और R का क्या है, परिणामी, ठीक है। और यहाँ पर एक लैम्डा कोण इसके साथ बढ़ रहा है, सिंपल है, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः OC और R के बीच घर्षण कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो OC और R के बीच घर्षण कोण, तो कोण किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, इसके साथ R के साथ बना रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर देखो एंगल ऑफ BOC, यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर पूरा देखो ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। तो जहां पर त्रिभुज बनेगा वहीं पे क्या बनेगा, आपका एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ BOC, ठीक है, इसमें इक्वल टू क्या है, लैम्डा। तो यहाँ पर वही लिखूंगा एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा, ठीक है। इस एंगल को हम लोग थीटा नहीं लैम्डा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमको इस कंडीशन में ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन इसलिए लिखा हूँ मैं बीच में, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है लैम्डा और म्यूएस का संबंध, 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी ही डायग्राम में लेके चलना पड़ेगा, जब भी लैम्डा और म्यूएस का संबंध पूछे ऐसा कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। इस वजह से डायरेक्ट इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे लैम्डा और म्यूएस का संबंध, इसमें आगे लिखोगे समकोण त्रिभुज OBC से, यहाँ पर ये समकोण बन रहा है, देखो यहाँ से जो यहाँ का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा त्रिभुज है, भी समझ में आ रहा है, ये ऐसा देखो ना, ये उल्टा दिख रहा होगा ऐसा त्रिभुज, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको मैं समकोण त्रिभुज नहीं बोल सकता हूँ ना। ये क्या है, O है, ये B है, ये C है, यहाँ पे वही लिखो मैं समकोण त्रिभुज OBC से, तब 10 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू याद करो लाल बटे कर्ता, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब आप ध्यान दो जिसके साथ एंगल बनाता है वो वाला इसका क्या हो जाता है, आधार, ठीक है। तो ये वाला अगर आधार हो गया, ये तो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ये तिरछा वाला लाइन हमेशा कर्ण होता नहीं, ये लाइन हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। अब एंगल इसके साथ बनाया तो ये क्या हो गया, आधार, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें, BC है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, लंब BC लिखाऊँ कि नहीं लिखाऊँ, लिखाऊँ ना। अब देखो तो उसके बाद क्या बोला गया है, लंब बटे आधार, तो आधार क्या है इसमें, OB, यहाँ पर मैं OB लिखाऊँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो BC इज इक्वल टू क्या है, OA। अब यहाँ तक ध्यान दो,
ये बी है, ये सी है, इसको नीचे ट्रांसफर करो, ये वाला पॉइंट वो है और ये वाला पॉइंट क्या है, ए है कि नहीं है? तो बी सी और बी सी का जो लंबाई है वो ए के बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पर तो देखो बी सी इज इक्वल टू क्या लिखा मैं, ओ ए। अब ओ बी इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पर ओ बी का ओ बी है। अब ध्यान देना, तो ओ ए का जो लाइन है इसका मान क्या है, एफ एस है। यहाँ पे देखो इस लाइन में, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन में कौन सा मान है, एफ एस है ना, है कि नहीं है? इस लाइन में क्या है, एक ही मान है एफ एस, ठीक है। तो ओ ए को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एस, और ओ बी का मान लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक ओ बी। तो इस लाइन में क्या है, एक ही मान है, कौन सा, आर, है कि नहीं है? तो ओबी के बराबर सी ए नहीं हो सकता है, मेरे सी कौन सी, ए सी? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर कोई मान है क्या, हमारा नहीं है। जिसके लिए मान निकालना सिर्फ उसी को इस्तेमाल करें। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं, तभी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। लिखना चाहो बिल्कुल सही डाउट है, लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ ओबी है, वो भी रहने दो, आर का मान, आर का मान मानते ही हैं मतलब इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, एफ एस बाई आर। आप टेन लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट एफ एस बाई आर लिख सकता हूँ ना। आप ध्यान दो, अब फिर आप लोग नीचे में जो पढ़े हो, क्या पढ़ो, स्थैतिक घर्षण गुणांक याद करो, पढ़े हो ना। म्यू एस इज इक्वल टू कितना होता है, एफ एस बाई आर। अब एफ एस बाई आर इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, म्यू एस पुट करो, म्यू एस, एफ एस बाई आर की जगह क्या पुट करोगे, म्यू एस पुट करोगे। तो म्यू एस की जगह अगर एफ एस बाई आर करोगे, यहाँ पर म्यू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 लैम्डा, होगा कि नहीं होगा, हो जाए। इसको आगे पीछे करके लिखाऊंगा, ट्रिपल इलेक्ट्रोड लिखूंगा एक स्टेप, इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा म्यू एस, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नीचे में मैं क्या लिख रहा हूँ, पलट के लिख दूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। एफ एस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या पुट कर दिए हैं, म्यू एस पुट कर दिए हैं, समझ में आया। एफ एस म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, अभी पढ़े हो, ठीक है। वहीं से आप रेडी कर, एक एक तक सारा डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, इस वजह से सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट में लाइन लिखोगे, अतः घर्षण कोण की स्पर्शज्या का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या है, म्यू एस है, ठीक है। और घर्षण कोण की स्पर्शज्या क्या है, 10 लैम्डा है, ठीक है। घर्षण कोण की स्पर्शज्या मतलब बेटा यहाँ पर जो आर दिख रहा है ना आपको, ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये वाला घर्षण कोण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ से ये वाला लाइन जो स्पर्श करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शज्या, ठीक है। टेन अल्फा तक वही तो बता रहा हूँ, तो टेन अल्फा ही यहाँ पर टेन अल्फा निकलेगा ना, टेन अल्फा नहीं, 10 लैम्डा है, लैम्डा होगा अल्फा होगा एक मिनट, हाँ बोलते हैं, ठीक है। वही है, यहाँ पर जो लैम्डा मार रहा है ना ये वाला इससे, तो यहाँ पर लैम्डा, तो अगर 10 का मान है तो 10 लैम्डा बोलेंगे, यही वाला इसका क्या हो जाएगा, स्पर्शज्या। तो यहाँ पर वर्डिंग लिखा है ना, देखो स्थैतिक घर्षण गुणांक, घर्षण कोण की स्पर्शज्या स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो म्यू एस क्या है, 10 लैम्डा के बराबर है।